हमारी उम्र के लोगों को ये स्टेटमेंट मिला अपनी जवानी में कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है जी। जब आप हमारी उम्र के रहे होंगे, लगातार आप इन्हीं मूल्यों को एस्टेब्लिश करने के लिए लड़ते रहे जी। लड़ाई में कमी कहाँ रह गई सर? आज़ादी के पहले कुछ प्रवृत्तियां थी जिनको लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास नहीं था। फिर भी जो गलती रह गई वो ये थी, आंदोलनों ने कहा ये सांप्रदायिक ताकतें क्या करेंगी, हिंदू मुसलमान करके क्या करेंगे, ये तो खत्म हो जाएंगी। मैं भी यही कहता था, कमतर आका। हाँ, कमतर आका। तो ये कमतर आका इसलिए उसके लिए विशेष जो कोशिश करना चाहिए थी वो नहीं। प्रगतिशील ताकतों की भारत में सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि उन्होंने पहले एक्चुअली 1980, 84, 90 के आसपास लोग कहते थे क्या फ़र्क है कांग्रेस में और बीजेपी में, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ। पर 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी जी, फिर भी उन्होंने उस दौरान जो किया तो हमारे वो जो दोस्त लोग थे कि भाई ये क्या फ़र्क है, बोलने लगे हाँ फ़र्क है। क्या फ़र्क था सर? हमारी उम्र के लोगों को ये स्टेटमेंट मिला अपनी जवानी में कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है जी। जब आप हमारी उम्र के रहे होंगे, लगातार आप इन्हीं मूल्यों को एस्टेब्लिश करने के लिए लड़ते रहे जी। लड़ाई में कमी कहाँ रह गई सर? देखिए, कमी यहाँ है कि ये जो लोकतंत्र खतरा है, पहली बात तो ये है कि आज़ादी के साथ ही आज़ादी के पहले कुछ प्रवृत्तियां थी जिनको लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास नहीं था। आज़ादी का पूरा आंदोलन, अंबेडकर का पूरा आंदोलन, भगत सिंह के बाद की राइटिंग्स, सुभाष चंद्र बोस की राइटिंग्स, इन सब में झलकता है कि हमको आज़ादी जो चाहिए वो केवल ऐसा नहीं है कि गोरे शासक जाएं और काले शासक आ जाएं। हमारा उद्देश्य उसमें एक प्रकार के समाज का भी है। उसी के साथ साथ जिसको आपने हिंदू फंडामेंटलिज्म शब्द का इस्तेमाल किया, उसके साथ एक मुस्लिम फंडामेंटलिज्म भी था। बिल्कुल था। तो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म कहाँ से आया था? इसकी स्थापना किसने की थी? यहाँ के जो नवाब थे जी, जो जमींदार, बड़े वर्ग, जो आप कह सकते हैं फ्यूडल सिस्टम के। हिंदू फंडामेंटलिज्म की जड़ें कहाँ थी? हिंदू राजा जी, हिंदू जमींदार। तो ये दो जो लोग थे, इनके जो मूल्य हैं वो सामंती मूल्य हैं। अब सामंती यानी फ्यूडल वैल्यूज थोड़ा कठिन है समझना आज के लिए, क्योंकि समाज बहुत बदल गया है। फ्यूडल वैल्यूज, सामंती मूल्य दुनिया भर में ये ऊंच नीच में विश्वास रखते हैं जी। और यहाँ तक ले जाते हैं कि ये ऊंच नीच ईश्वर की बनाई हुई है। और धर्म की जो संस्थाएं हैं, अब ये धर्म को एक बात मत लीजिए, धर्म के नैतिक मूल्य महान जी, प्रेम करो, लेकिन उसका जो सियासी मूल्य है जी, जो उसके चारों तरफ संस्थाएं बनती हैं, जिसको सत्ता प्रोटेक्शन देती है, उसको समर्थन करती है, वो बताते हैं कि भाई ऊंच नीच तो स्वाभाविक है, ये ईश्वर की दी हुई देन है, उसको आप ये नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो कास्ट सिस्टम के रूप में आई, पर इंग्लैंड में जो फ्यूडल सिस्टम था, यूरोप में जो फ्यूडल सिस्टम में था, उसमें भी फ्यूडल लॉर्ड और एक गरीब किसान, इसके बीच में जो संबंध था वो वही था जो यहाँ के लो कास्ट और अपर कास्ट या जमींदार में। मतलब क्या कि आप इन्फीरियर हैं, आप नीचे हैं क्योंकि आपका जन्म इस प्रकार से हुआ है। आप स्त्री हो तो आपको घर की कैद में रहना है। ये हर जगह का मूल्य था। जैसे आप जाने कि कई जो देश है हमसे पहले आज़ाद हुए, उसमें भी औरतों को वोटिंग का अधिकार बहुत बाद में मिला। तो सवाल ये है कि ये जड़ें उस समय समाज में थी जी। एक तरफ राष्ट्र पूरा उद्वेलित हो रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, नए मूल्यों के लिए। ये राष्ट्रीय आंदोलन को केवल एक अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष देखना आधापन होगा, गलत होगा, क्योंकि उसी के साथ साथ नए मूल्यों की प्रस्तावना हो रही थी, जहाँ पे औरतों के लिए भी बराबरी थी, दलितों के लिए भी बराबरी थी, मुसलमानों के साथ भी प्यार मोहब्बत था, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था। आप राष्ट्रीय आंदोलन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, लीडर्स को देख लीजिए और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को देख लीजिए। लीडर्स में आपको देखिएगा, एक तरह अगर गांधी हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हैं, ये बिस्मिल हैं तो अशफाकुल्ला भी हैं, फिर आंदोलन में ये जो सरोजिनी नायडू हैं जी, तो जवाहरलाल नेहरू भी हैं जी। अम्बेडकर आंदोलन के समांतर चल रहे थे जी,
बता रहे थे कि आप जा रहे हो, पर ये मैं जो खड़ा हूँ दलित के रूप में, मेरा क्या। हाँ, और मेरे मूल्य वही है जो आपको जिस तरफ जाना चाहिए। ठीक बात है। तो ये यानी अम्बेडकर को मैं राष्ट्रीय आंदोलन का एक मॉनिटर मानता हूँ। अच्छा, मॉनिटर, अच्छा स्टेटमेंट है सर, शानदार बात। कि वो गांधी ने क्यों शुरुआत किया 1932-33 में छुआछूत के आंदोलन के, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन क्यों शुरू किया। अरे वो अम्बेडकर के साथ साइन करते हैं पूना पैक्ट जी, और रियलाइज करते हैं अम्बेडकर को चाहिए क्या। ये तो इतनी अपने समाज के बारे में बात कर रहा है और जो मुद्दे के बारे में बात कर रहा है वो तो सही है। वो बोले मैं 2 साल तक राजनीति में कुछ नहीं करूँगा, केवल गांव-गांव जाके जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए काम करूँगा। इसलिए मैं कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय आज़ादी के आंदोलन के मॉनिटर थे और ड्राइव कर रहे थे, वो दिशा दे रहे थे, मूल्य दे रहे थे। अच्छा, भगत सिंह को मैं इसका ये मानता हूँ शक्ति, पेट्रोल, फ्यूल। क्यों? क्योंकि एक 23 साल 8 महीने का नौजवान बाप को कहता है कि अगर आपने मेरी तरफ से माफ़ी मांगी तो ये मेरे पीठ में छुरा भोंकने के समान है। क्यों कहता है? वो अपने लीडर चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों बोलता है कि मैं ही जाऊंगा, मैं ही एक काम करूंगा ताकि फांसी की सज़ा मुझे हो, ताकि मैं कोर्ट के माध्यम से पूरे देश में संदेश दे सकूं कि हमारा आज़ादी कैसे होगी। मीडिया भी हमको कवर नहीं करता, यानी मीडिया की आज की बात तो छोड़िए, उस समय भी इस प्रकार की चीज़ों को कवर नहीं करता था। तो बोले कैसे जाएगा मीडिया तक? कोर्ट में मैं बयान दूंगा, छपेगा और लोग सब करेंगे। तो ये जब चंद्रशेखर आज़ाद, वो लीडर था उनका, वो जानता था ये भगत सिंह मेरे लिए सबसे वैल्यूबल है, वो चाहता तुम फांसी के फंदे पर मत जाओ। ये जब आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने हाथ खड़े कर दिए, जाओ भाई। और भगत सिंह का ये भी कहना था कि सबसे बेहतर तरीके से मैं वो बात रख सकूंगा। कहा यही, इसीलिए तो फिर वो गए और उन्होंने जिस प्रकार की बातें रखी। और कल्पना कीजिए आप कि 23 साल 8-6 महीने का नौजवान फांसी के फंदे को चूमता है हंस के, और उसके पहले वो जो हंगर स्ट्राइक जेल में करते हैं, पूरे देश की आत्मा चेत जाती है। ये वो इंजन था। उधर वो मॉनिटर खड़ा है और बीच में इम्प्लीमेंट करने वाला गांधी खड़ा है, एग्जीक्यूशनर। और इसी में भगत सिंह ने अपने पिताजी को कहा कि आप मेरी बात मानते हैं तो एक काम कीजिए, मेरे मरने के बाद भी आज़ादी के आंदोलन के जनरल का साथ दीजिए। अरे वाह। यानी गांधी तो कोई उनका हो सकता है कि 17-18 साल पे बोलेंगे बम बनाएंगे, अंग्रेज़ों को भगा देंगे, पर जब तक वो 23 साल पे आते हैं, एक तरफ तो वो लिखते हैं कि आज के नेताओं में सबसे जो बेहतर है वो नेहरू है। विश्व थॉट्स उनका जो था पूरा वो कीर्ति में उनका आर्टिकल है। और दूसरी तरफ से बाप को कहते हैं कि भाई आप आज़ादी के आंदोलन में गांधी का साथ दीजिए। तो ये जो आज़ादी का आंदोलन केवल अंग्रेज़ों को भगाने के लिए नहीं था, ये नए मूल्यों को यहाँ प्रस्थापित करने के लिए भी था, नई चेतना बोध की उत्पत्ति का भी था। और जो दूसरे लोग थे, हिंदू कम्युनलिस्ट, मुस्लिम कम्युनलिस्ट, वो तो अपनी राजाशाही के विचार में खोए हुए थे। कोई कहते थे मोहम्मद बिन कासिम तो हमारा पहला नागरिक है। नागरिक शब्द कैसे ले आए ये मुझे पता नहीं, क्योंकि सहमति समाज में नागरिक होता नहीं है। और इधर कहते थे हम तो अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं और मनुस्मृति हमारा सबसे पूज्य ग्रंथ है, सम्माननीय ग्रंथ है हमारा। तो फिर ये 3 मूल्य टकराए और इसमें बीच वाला जो मूल्य है आज़ादी के आंदोलन वाला, वो अंग्रेज़ों को भगाने में भी सफल हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लाने में भी सफल हुआ। पर गलती क्या हो गई कि जब तक नेहरू और गांधी और नेहरू थे, तब तक लोगों की चेतना को वो जागृत करते रहते थे। जैसे गांधी ने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, और नेहरू ने वो करके दिखाया। तो उस समय तक ये जो सांप्रदायिक ताकतें, फंडामेंटलिस्ट ताकतें, इनको इतनी जगह नहीं मिली, पर ये भी सक्रिय थी। उनका सक्रियता से मुकाबला नहीं किया गया। और सबसे बड़ी कमज़ोरी जो रह गई हमारे आज़ादी के आंदोलन में, और जो प्रगतिशील लोग, मैं उनको बहुत इज्जत से नमन करता हूँ, फिर भी जो गलती रह गई वो ये थी कि जिस प्रकार से समाज बदलता है, बदले हुए समाज के मूल्यों को कतार के आखिरी व्यक्ति तक ले जाने की जरूरत होती है, जो गांधी का जंतर कहता है। गांधी के बाद में तो ये बात हुई नहीं। फिर सबसे बड़ी बात हुई, कांग्रेस सत्ता में आई। नेहरू तो सत्ता के साथ साथ मूल्यों को संभाल रहे थे। बाद में वो हाइट किसी के पास नहीं थी और जो आंदोलन थे
आंदोलनों ने कहा ये सांप्रदायिक ताकतें क्या करेंगी, हिंदू मुसलमान करके क्या करेंगे, ये तो खत्म हो जाएंगी। मैं भी यही कहता था। कमतर आका, हाँ, कमतर आका। 6 दिसंबर 1992 तक मुझे भी यही लगता था, अरे ये सांप्रदायिकता क्या है, एक बार हम समाज में प्रगति करेंगे, लोग भूल जाएंगे, लोग अपनी नागरिकता के आधार पे एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहेंगे। तो ये कमतर आका, इसलिए उसके लिए विशेष जो कोशिश करना चाहिए थी वो नहीं हुई। और वो जो मेरे ख्याल से प्रगतिशील ताकतों की भारत में सबसे बड़ी कमज़ोरी यही रही है कि उन्होंने इस प्रकार के फंडालिस्ट ग्रुप्स और उनके पीछे छुपे हुए मूल्य, ऊंच नीच के, मनुस्मृति के, सारांश में कह रहा हूँ मनुस्मृति। अब मनुस्मृति कह रहा है एक बात है क्योंकि इससे बहुत इशारा मिल जाता है, पर उसका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत तरीक़ों से आ सकता है। तो वो नहीं हुआ, इसीलिए ये ग्रुप्स का ये सफल नहीं हुए, इसीलिए फंडामेंटलिस्ट ताकतें बढ़ती गई। और दूसरी बात आपको एक सकारात्मक बता दूं, पिछले 15-20 साल से, पहले एक्चुअली 1980, 84, 90 के आसपास हमारे बीच में भी डिबेट होते थे। तो लोग कहते थे क्या फ़र्क है कांग्रेस में और बीजेपी में, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस ने 1984 कराया और बीजेपी दूसरे दंगे करवा रही है, तो दोनों एक तो हैं। पर 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, उनके पहले टर्म में वो माइनॉरिटी में थे, फिर भी उन्होंने उस दौरान जो किया, तो हमारे वो जो दोस्त लोग थे कि भाई ये क्या फ़र्क है, बोलने लगे हाँ फ़र्क है। क्या फ़र्क था सर? फ़र्क ऐसा था कि जो मानव अधिकारों की चीज़ें थी उसको एक तरफ से सप्रेस किया जाने लगे, कट के। नंबर 2, आपने जो मुख्य तौर से साइंटिफिक टेम्पर का सवाल उठाया है, उस समय उस मंत्रिमंडल में एक पीएचडी के प्रोफेसर थे, पीएचडी फिजिक्स के प्रोफेसर थे, मुरली मनोहर जोशी। साइंटिफिक टेम्पर की का इसमें जो कहते हैं वो जो कब्र, उस पर पत्थर लगाने वाले वो थे। कैसे? फिजिसिस्ट हैं, प्रोफेसर थे। उसमें एक विज्ञान आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, ग्रहों की दशा। इन्होंने उसके समांतर लिया एस्ट्रोलॉजी। राहु है, केतु है, आप सरसों का तेल उनको दीजिए तो खुश हो जाएंगे। तो मार्गदर्शक जो आज के हैं, उन्होंने मार्ग खराब किया है। तो और सुनिए ना, फिर उन्होंने तो फिजिक्स का स्टूडेंट क्या करेगा, एस्ट्रोनॉमी की क्लास से निकल के एस्ट्रोलॉजी की क्लास में जाएगा और पढ़ेगा राहु है, केतु है, शनि है, और आपके लग्न की दशा ग्रह तैयार कर रहे हैं। और जिस ग्रह को पता भी नहीं होगा, मेरे जैसा अदना आदमी यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, वो मेरे जीवन की दिशा को तय कर रहा है। उसी आधार पे हम शादियाँ करवाते हैं, उसको मजबूत करते हैं। तो यहाँ से एक प्रकार से जो 1998 के बाद जो गवर्नमेंट आई, उसने इस प्रकार से किया। फिर बाद में तो ये चीज़ें चलती रही, और इस खतरे को प्रगतिशील ताकतों ने बहुत लेट पहचाना। मैं जैसे याद है मुझे 1980 के दशक में कुछ लोग सक्रिय थे, जैसे मेरे गुरु असगर अली इंजीनियर, प्रोफेसर पणिकर, ऐसे लोग थे। 1992 के बाद बहुत महत्वपूर्ण लोग आए जिन्होंने इसकी बात की, जैसे तीस्ता से तलवार, जावेद आनंद, हमारे जैसे कुछ लोग भी उसी समय से जुड़ गए। पर ज़्यादातर लोगों ने इस पर दखल नहीं दी। वो कह रहे थे हम नर्मदा का आंदोलन कर रहे हैं, वी आर हैप्पी, हम दलित राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, वी आर हैप्पी। और उस समय जो फॉर्मूला बनना चाहिए था, हाइंडसाइट में गलतियां देखना चाहिए कि भाई ये आंदोलन मैं तभी कर सकूंगा नर्मदा का या दलितों का या स्त्रियों के लिए जब लोकतंत्र जिंदा रहेगा। तो मेरे काम के साथ लोकतंत्र का जिंदा रखना मतलब सांप्रदायिकता से मुकाबला करना। लोकतंत्र को जिंदा कर रखना है, सांप्रदायिकता को मुकाबला करना। ये फॉर्मूला उस समय आया नहीं था, जो अभी पिछले 8-10 साल से दिख रहा है।